नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है एमपीपीएटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2024-25 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, ओरिजिनल पेपर है। 8 जून 2024 को ये पेपर हुआ था। शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था। ठीक है ना। और ये कौन से ग्रुप का पेपर है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना। यहाँ पे लिखा रहता है सब कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए आप, पीएटी का पेपर है, ईएसपी के द्वारा हुआ था। ये सब कुछ ओरिजिनल दिख रहा है आप लोगों को। क्या दिख रहा है? ओरिजिनल पेपर दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस की। और इसमें आप लोगों को देखो, जो हर एग्जाम के बाद यहाँ पे दिखाई देगा, ये पेपर है एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट क्या था हमारा? एग्रीकल्चर 2 एंड 3। एग्रीकल्चर 2 एंड 3 का पेपर था। मतलब कि जो एग्रीकल्चर 1 to 3 वाले होते हैं ना हमारे स्टूडेंट्स, एजी 1 to 3, उन स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर है। उनका ये पेपर था। ठीक है ना। लेकिन इसको सारे स्ट्रीम वाले बच्चे देखें, मैं आपको बता देता हूँ क्यों देखें। क्योंकि इसमें पीसीएमई वाला पोर्शन भी है। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे बायो के, तो मिलते जुलते आते हैं। हाँ, थोड़े बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वालों को कम टफ मिलते हैं, लेकिन पेपर देखने को मिलता है। अब जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर 1 to 3 से पेपर दे रहे हैं, वो बच्चे तो यहाँ पे अपने पेटी बांध के बैठ जाना है। ठीक है ना। और पूरा वीडियो एक साथ देखना है आपको। एक एक क्वेश्चन देखना है, ऑब्जर्व करना है, एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि भैया कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। आप ये मानिए कि ये बहुत टफ पेपर था, इसलिए मैंने 2024 वाला पेपर सिलेक्ट किया है, 2025 वाला सिलेक्ट नहीं किया है। इसके बाद मैं 2025 वाला पेपर भी आप लोगों के लिए करवाऊंगा। लेकिन ये वाला पेपर अच्छे लेवल का आया था, इसलिए सेकंड शिफ्ट का ये पेपर हमने सिलेक्ट किया है। तो आप देखें कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। हालांकि इसमें आंसर भी मैं आप लोगों को साथ में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर टेस्ट लगाना नहीं है। टेस्ट लगाने के लिए आप लोग देखो, जहां से भी आप टेस्ट लगा रहे हैं, है ना, जो भी आप करते हैं वो अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए अलग अच्छी चीज है। लेकिन ये पेपर है, इसका अच्छे से एनालिसिस करना है हमको, आप लोगों को और हमको साथ में मिलकर करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हमको इसके साथ देखनी है। ठीक है ना। तो एक साथ पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल भी कुछ किसी भी प्रकार की आप जो है वो ऐसा काम ना करें कि बीच में क्लास छोड़ दें, बीच में स्टॉप करके देखें, ये सब ना करें। एक साथ क्लास देखें। एक साथ देखने से आपको क्या होगा, पूरा पेपर समझ में आएगा कि पेपर आता कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना पोर्शन हमसे बनेगा, कितना नहीं बनेगा। अब मैंने इसमें क्या है, पेपर आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि पेपर कैसा आता है। तो पेपर आता है मॉडरेट लेवल पे, जिसमें इजी लेवल होता है, इसके अलावा इसमें हार्ड लेवल होता है। तो जो कुछ बच्चे जो हार्ड हार्ड पेपर के ऊपर चिल्लाते रहते हैं हार्ड पोर्शन में, तो हार्ड पोर्शन कितने नंबर का आता है वो देखने वाले हैं। इजी जो पोर्शन है वो कितने का रहने वाला है, मॉडरेट लेवल कितने नंबर का रहने वाला है, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है ना। ये पहला पोर्शन है, और इसमें जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो क्रॉप के देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में क्या देखने को मिल रहे हैं? क्रॉप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या रहेगा। तो पहला स्टार्टिंग है, ज्यादा आप लोग रोल मत लीजिए दिमाग में, सबको पता रहता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा? ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, और ऑप्शन ये लास्ट वाला ऑप्शन डी रहेगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये ओरिजिनल पेपर है, साइड से उठाया हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी, कोई भी टाइपिंग वाइपिंग नहीं करी है, इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट मैं पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इसमें आप लोग सब जानते हैं कि जो मूंगफली ग्राउंडनट है वो ब्राजील में इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वो है, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने कि कौन सी फसल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इन विच क्रॉप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड। तो ये है आप लोगों का, आपको बता दें, सोयाबीन। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, अरहर है, प्रोटीन पाया जाता है, सही बात है। ग्राम है, प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन है, प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा लेंटिल जो होती है ना, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि सब दालें हैं, और दालों में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम किस में होता है, तो मैक्सिमम होता है सोयाबीन के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है, वो क्वेश्चन है ये कि बताइए गेहूं में लगने वाली अनवरत कड़ुआ रोग का कारण क्या है। जो अनवरत कड़ुआ रोग है उसका कारण क्या है ना। लूज स्मट जो होता है, लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट इज क्यूज्ड बाय, किसके द्वारा होता है। तो इसका पहला है, ये
जो मैग्नीशियन करके होता है, दूसरा है आप लोगों का यूस्टिली गो नट टेटिकल, ये तो यही सही आंसर है। बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट आंसर है। देखो बी ऑप्शन आप लोगों का सही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि चना का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये तो सब लोगों को पता रहता है, साइसर एरिडिनम, है ना। साइसर एरिडिनम चने का क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है, और ये आसानी से इंसान को याद रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है। देखो 200 क्वेश्चन कवर करने हैं, हमको थोड़ा स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी, और हर सब्जेक्ट के बाद हमको एनालिसिस पे भी बात करना है, तो काफी टाइम जाने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि सीड रेट इन केजी पर हेक्टेयर ऑफ रेप सीड मस्टर्ड, जो रेप सीड मस्टर्ड होती है उसकी सीड रेट कितनी रहती है? सीड रेट, है ना, सीड रेट सरसों की बीज दर कितनी है? तो सरसों की जो सीड दर होती है, जो रेप सीड होते हैं, रेप सीड सरसों होती है, उसकी सीड रेट कितनी होती है पर हेक्टेयर के हिसाब से देखोगे आप, तो आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी 4 से 6 केजी। कितना देखने को मिलेगा? 4 से 6 केजी आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट कल्टिवेटेड सुगर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज, द मोस्ट कल्टिवेटेड सुगर क्रॉप इज द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज्यादा खेती होने वाली चीनी की फसल है। अब देखो चीनी की फसल में 3 फसल सबसे ज्यादा मेन होती हैं, एक होता है बीट रूट, एक होता है शुगर केन, और एक और फसल होती है वो है। इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है शुगर केन, और शुगर केन के नंबर पे आ जाता है बीट रूट, तो आप लोगों को याद रखना है शुगर केन। चीनी फसलों में सबसे ज्यादा शुगर केन ही होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं क्रॉप के अंदर, आप लोग बोलते रहो तो पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा। आप लोग बेसिक चीजें भी अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, जो स्टैटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, उसके अंदर भी चीजें आपको क्या मिलने वाली है, बहुत शानदार मिलने वाली है। अभी तक हमने जो 7 क्वेश्चन लगाए हैं, एक भी क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा टफ नहीं मिला है। पहला क्वेश्चन, अब 7th क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो है, जो में सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था होती है। क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल स्टेज। तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, मतलब कि जैसे आपने देखा है हर फसल में क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होती है, मतलब कि इतनी एज पे अगर आप पानी दोगे तो वो सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। तो जौ की फसल की जो क्रिटिकल अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो पहली क्रिटिकल अवस्था का नाम दिया उन्होंने भैया, उसका नाम है सी आर आई, जिसको बोलते हैं क्रांतिक जड़ बनाते समय, जो क्रिटिकल रूट इरिगेट होती है उस समय। दूसरा हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है फ्लावरिंग टाइम पे, और तीसरा हमको दिया है कल्ले बनते समय, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग होते समय। ट्रेलिंग जो होती है ना, ट्रेलिंग जो होती है वही सबसे अच्छा आंसर इसका होने वाला है ना। अगला ऑप्शन है मिल्किंग टाइम पे, नहीं, तो आपको सी ऑप्शन जो दिख रहा है ना, कल्ले, कल्ले बनते समय जो है सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है जौ के अंदर। हर फसल की अलग अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि सोयाबीन गेहूं, सोयाबीन गेहूं, उसके अलावा परती, ये जो परती होती है, फसल चक्र का गहनता है। अभी ऑफलाइन वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे ना, तो मैंने ये क्वेश्चन इन लोगों को कल ही करवाया था कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ सोयाबीन, उसमें कौन कौन दिख रहा है? वीट, सोयाबीन, वीट, और उसके बाद फेरोब जो होती है, फेरोब रोटेशन इज। तो सोयाबीन गेहूं, है ना, प्रति फसल चक्र की सबसे क्रांतिक जो फसल चक्र अवस्था होती है, सबसे फसल चक्र होता है, वो कौन से के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना, ये सही को दिख रहा है 200%। फसल चक्र गहनता, इनकी इंटेंसिटी पूछी है, क्या पूछी है हमसे? इंटेंसिटी पूछी है। इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना, तो ये सोयाबीन की जो इंटेंसिटी होती है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक ईयर में, है ना। तो ईयरली कितनी क्रॉप आप लगा रहे हो, उसकी टोटल टोटल आपको क्रॉप लेनी है, नीचे लिखनी है टोटल जितनी भी आ रही उगाई गई उतनी, और कितनी सीजन बन रहे हैं, ईयर में कितनी ईयर में लगा रहे हैं वो, उसके अलावा यहाँ पे लगाओगे 100। तो ये फॉर्मूला बनता है, इसके थ्रू निकालोगे तो आपको दिखाई देगा 200, कितनी दिखाई देगी? 200, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि भैया शास गहनता की गणना करने का सूत्र, वो आ गया फॉर्मूला, देखो, है ना, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग स्कीम, है ना, क्रॉपिंग स्कीम। तो क्रॉपिंग स्कीम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्रॉपिंग स्कीम इज, कैलकुलेटिंग स्कीम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ना, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज दिख रहा है इसमें। क्या देखो क्या क्या दिया है, पहले तो आप वो देखो, ऑप्शन नंबर डी है ना इसका, हाँ डी है।
अब देखो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। टोटल क्रॉप्स एरिया अपॉन दिया है नॉट कल्टिवेटेड एरिया, तो ये गलत है। दूसरा दिया है हमको नंबर ऑफ क्रॉप क्रॉपिंग्स ऑफ द रोटेशन, इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप रोटेशन, ये भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दिया है नेट कल्टिवेटेड एरिया और दिया टोटल क्रॉप्टेड एरिया, ये भी नहीं है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल फसली अवधि नहीं है ये। इसका आंसर देखो ऐसा बनेगा, जैसे ये वाला दिया है ना आपको, टोटल क्रॉपेड एरिया और नेट कल्टिवेटेड एरिया, इसकी बजाय आना चाहिए टोटल क्रॉपेड क्रॉप्स एंड जो है ईयर वाइज, कितनी ईयर में आप बो रहे हैं उसको वो आएगा नीचे। ठीक है, स्कीम बनाने का, स्कीम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगला मतलब देखो क्या है, इस पेपर को एनालाइज करने का हमारा मोटिव क्या है, अब इसको भी समझ जाइए। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको पढ़ोगे तो आप जैसे आप अपने क्रॉपिंग स्कीम पढ़ा होगा तो आप लोगों का मन उसके प्रति पढ़ने के लिए और बढ़ जाएगा कि हाँ मुझे ये भी चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए ये मतलब मकसद हमारा है। और जिसमें से अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन मिल जाता है कि ये क्वेश्चन हमने, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, तो ये क्वेश्चन जानने से कुछ नहीं होता है कि ये वाला हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको आप पढ़ लोगे अब। ठीक है ना, ये समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंचाई क्षेत्र आधारित बाजरा गेहूं गर्मी की जो है मूंग फसल चक्र की अवधि है। सिंचाई क्षेत्र आधारित बाजरा गेहूं, इसके अलावा गर्मी की मूंग, गर्मी में मूंग बोई जाती है वो, तो बाजरा गेहूं और फिर उसके बाद मूंग फसल चक्र की अवधि कितनी होती है। तो ड्यूरेशन ऑफ बाजरा व्हीट समर मूंग रोटेशन फॉलोइंग द इरिगेटेड जो एरिया है उसके अंदर, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा, कितना होगा। तो इसका एरिया आप लोग आराम से देख पा रहे हैं, 1 ईयर होगा। कितना होगा, 1 ईयर। ठीक है ना, एक ही ईयर में हो रहा है। देखो पहले आप लोग क्या लगा लोगे, सबसे पहले देखो इसमें, देखो आप कौन से सीजन में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आओगे बाजरा, तो बाजरा लगा लोगे आप खरीफ सीजन में। उसके बाद लगा लोगे गर्मी के उसके अंदर रबी सीजन में क्या लगा लोगे, वीट गेहूं लगा लोगे। और उसके बाद जो गर्मियों का सीजन आता है जिसमें हम जमीन अधिकतर एमपी की जमीनें खाली डली रहती हैं, उस टाइम पे हम लगा लेंगे मूंग। तो एक ही ईयर में हो गया ना ये कंप्लीट, एक ईयर में कंप्लीट हो गई, 3 फसल लिख गई। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो है कि बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग एक ही फसल के तहत संबंधित जो है भूमि क्षेत्रों को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो एक ही प्रबंधन स्तर पर मिश्रित या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के तहत प्राप्त समान उपज का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। क्या पूछ रहा है हमसे, देखो जरा, ये बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग एक ही फसल के तहत संबंधित भूमि क्षेत्र को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो एक ही प्रबंधन स्तर पर मिश्रित या इंटरक्रॉपिंग यानी कि मिक्स फार्मिंग या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के तहत प्राप्त समान उपज का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। अब देखो जरा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड, कौन सा टर्म यूज किया जाता है किसके लिए, डिड नॉट द रिलेटिव लैंड्स एरिया अंडर शोल्ड क्रॉप्स रिक्वायर्ड to produce the same yield as obtained under a mixed or intercropping system at the same management level, सेम मैनेजमेंट लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं भूमि समतुल अनुपात। इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आएगा, तो बी आएगा, भूमि समतुल, यानी कि इसको बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, भूमि संतुलन अनुपात के नाम से हम इसको जानते हैं, भूमि संतुलन अनुपात के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है, बताइए जरा कि कौन सा अंतरशास्यान पद्धति नहीं है ना, विच इज नॉट एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, विच इज नॉट एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, विच इज एन नॉट एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन अंतरशास्यान पद्धति नहीं है, इंटरक्रॉपिंग नहीं है। तो पैरा ही आएगा आप लोगों का समांतर शासन यानी कि पैरेलल क्रॉपिंग। तो बिल्कुल ये तो भैया टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग है। इसके अलावा आप देखोगे कंपेनियन क्रॉपिंग, तो ये भी टाइप ऑफ क्या है, ये भी आप लोगों का टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग है। इसके अलावा आप देखोगे सी 12 है ना, मल्टी स्टोरीज क्रॉपिंग जो होती है ना, मल्टी स्टोरी बहुमंजिली फसल। अब बहुमंजिली फसल क्या होती है बेटा, तो अलग अलग हाइट की जो है फसलें लगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरीज क्रॉपिंग, जिसको हम बहुमंजिला फसल के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है, शास्य क्रम जो है, ये कोई टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग नहीं है। ये क्या नहीं है, टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग नहीं है, मतलब यही हमारा सही आंसर है। ये आप लोगों के क्या है, टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग है, टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग है, ये वाला टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग नहीं है, ये क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है कि यदि 50 हेक्टेयर का फार्म है, भाई साहब सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आज कल जो है आज या कल की क्लास में इन बच्चों को पूरी तरीके से सॉल्व करवाया है, ऑफलाइन के बच्चों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, कि यदि 50 हेक्टेयर का फार्म है तो कुल फार्म का क्षेत्र कितने प्रतिशत क्षेत्र रेखांकन एवं फार्म की आधारभूत संरचनाओं हेतु सुरक्षित रखना चाहिए। इफ देयर इज दी 50 हेक्टेयर फार्म, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल फार्म एरियाज अंडर लेआउट द बेसिक फार्म स्ट्रक्चर बिल देयर। तो देखो भैया मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपके पास 50 से 55 हेक्टेयर की खेती है तो 50 से 55 हेक्टेयर की खेती के लिए हम 8 से 10% एरिया सुरक्षित रखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो अब सड़क निर्माण हो सकता है, ड्रेनेज हो सकता है, इसके अलावा वहां पे हम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए सड़कें हो सकती हैं वो। और अगर आप 55% से 55 हेक्टेयर से ऊपर के मालिक हैं, 55 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा फार्म है, तो आप उसमें जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वहां पे आप 6 से 8% ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर 50 से 55 का पूछा है हमसे तो हम लगाएंगे 10 से 8 से 10%। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। अगला है हमारे पास कि नमी की मात्रा जिस पर मुरझाने का काम पूरा हो जाता है, मुरझाने का काम पूरा हो जाता है, नमी की मात्रा जिस पर मुरझाने का काम पूरा हो जाता है और मर मर पौधा मर रहा होता है कहलाता है। भाई साहब बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को समझ में आएगा। देखो, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच बिल्टिंग इज कंप्लीटेड, मतलब मुरझाना पूरा हो जाता है, एंड द प्लांट इज डाइंग इज नाउ एज। अब पौधा इतनी कम नमी से जूझ रहा है कि पौधा कंप्लीटली मुरझा चुका है और अब वो मरने वाला है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बताइए जरा। तो इस स्थिति को बोलते हैं अंतिम मुरझान बिंदु, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। अब वो पता है ना मुरझाने को क्या बोलते हैं, बिल्टिंग। और ऐसी स्थिति बन जाए कि जब आपके पास लास्ट स्टेज आ गई पौधे के मुरझाने की, तो उसको बोला जाता है अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट, मतलब लास्ट स्टेज है, अंतिम मुरझान बिंदु, इसके बाद पौधा खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, वो क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश्ड कहां पर है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि वाला जो है वो हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है, हैदराबाद में। यहाँ पे हमेशा याद रखना जो संस्थान वाले क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया रिसाइवलिंग rainfall is less than 750 मिलीमीटर पर एनम इज नाउ। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में खेती करने को कहते हैं। तो भाई साहब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा ड्राई फार्मिंग। आप लोग बताइए मुझे, ठीक है। अब मुझे बताइए जरा कि आपको इसको ड्राई फार्मिंग तो बोलते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में 750 से तो ऊपर खेती होती है लेकिन 1150 से जो है कम बारिश होती है, 750 से तो ऊपर बारिश होती है लेकिन 1150 से कम बारिश होती है, उस एरिया को क्या कहते हैं। ये है क्वेश्चन लेवल का, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, इसको तो एग्रीकल्चर का बच्चा लगा देगा, मुझे इस तरीके से पता है। आप उसका आंसर जरूर देना कि 750 से 1150 के बीच में अगर आप बारिश हो रही है तो उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। निम्न में से कौन कौन खेती की प्रणाली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन खेती की प्रणाली का उदाहरण है बताइए जरा। तो आपको पता है खेती की प्रणाली का उदाहरण है तो ड्राई फार्मिंग, तो ये प्रणाली नहीं है, सिस्टम नहीं है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम बिल्कुल भाई साहब ये प्रणाली का उदाहरण है, कोऑपरेटिव है ना। इसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सारी चीजें जो है इसकी है। आप लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरे अगर ऑफलाइन के बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरी बात को सिद्ध करने के लिए कमेंट जरूर करना बेटा। जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट करना कि हमने जो क्रॉप का फर्स्ट जो यूनिट पढ़ा है, हमने पहली तरीके से यूनिट पढ़ा है, मतलब हम पहले स्टेज, जैसे हम सिस्टम को जो सिलेबस को बांट के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसमें से हमने जो पहला यूनिट सिस्टम हमारे जो एग्रीकल्चर का पढ़ा है कि 17 के 17 क्वेश्चन उसी वैसे नहीं है क्या। अगर हाँ
तो आप जल्दी से बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल, हमारे जो पहला यूनिट है जो हम कोचिंग पे पढ़ते हैं उसी में से ये क्वेश्चन आए। तो ऑफलाइन के जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं बेटा, आज आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 17 क्वेश्चन जो करवाए ना अभी तक, वो सब के सब आप लोगों को इसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और अच्छे से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ बेटा कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है बेसिक एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन करके जो है, उसमें से 17 में से 7 क्वेश्चन तो उसी में से हैं। इसके अलावा बाकी की जो 2-5 जो क्वेश्चन इधर से हैं वो भी बेसिक एग्रीकल्चर से ही हैं। तो अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन अच्छा तगड़ा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है 18वें नंबर पे कि किस खेती में भूमि के स्वामित्व का अधिकार सदस्यों का होता है। ये भी नॉर्मल बना हुआ क्वेश्चन है कि द मेंबर हैव द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ द लैंड इज इन विच फार्मिंग। तो फार्मिंग के अंदर किसके पास होता है, तो ये होता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग के पास। किसमें होता है, सहकारी संयुक्त खेती में। इसके अंदर क्या होता है भैया, खेती तो भूमि स्वामित्व का अधिकार जो होता है ना वो सदस्यों के पास होता है। किनके पास होता है, सदस्यों के पास होता है। मैनेजमेंट किसके पास होता है, अब आपको ये आंसर बताना है कि मैनेजमेंट का अधिकार किसके पास होता है। अब इसमें बताइए जरा, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, बेसिक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है कि ईटेबल पोर्शन ऑफ कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर का हम बीच का हिस्सा जो है वो खाते हैं, तो वो कौन सी चीज है, क्या वो फ्लावर है, या फिर वो कर्ड है, या फिर वो पत्ती है, या फिर वो तना है। तो सबको पता है कर्ड है। जो सफेद सफेद भाग हम जो खाते हैं ना तोड़ तोड़ के ऐसे गुच्छे गुच्छे, तो उनको कर्ड बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपको कोई सा भी फल या सब्जी वेजिटेबल देगा और पूछेगा कि ये इसका ईटेबल पार्ट क्या कहलाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको हम आपको सॉल्व करवा भी देंगे थ्योरी के थ्रू छोटी क्लास के अंदर। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देखिए कि फूल गोभी के बिप पटेल बीमारी किसकी कमी से होती है ना। बिप टेल होती है ना, बिप टेल ऑफ क्यूलीफ्लावर इज ड्यू टू विच डेफिशिएंसी ऑफ विच, किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो आप मुझे बताइए जरा किसकी डेफिशिएंसी से होती है, कॉपर, जिंक, है ना, कैल्शियम, इसके अलावा जो है मेलिबिडनम। तो ये मोलिबिडनम जो करके होता है ना, एमओ जिसको हम बोलते हैं मोलिबिडनम, उसकी कमी से ये होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर फैमिली ऑफ ऑनियन, ऑनियन की फैमिली क्या है, ऑनियन की फैमिली क्या है, तो ये होती है अमरलेडेसी। ये तो सब लोगों को पता है ना, ऑनियन की। अब मुझे कोई भी 4 फसलों के नाम फटाक से कमेंट में लिख के बताओ सोलेनेसी के। चलिए जल्दी से बताइए कि प्याज की कौन सी प्रजाति खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, बताइए। विच वेराइटी ऑफ ऑनियन इज ग्रो इन खरीफ सीजन। तो प्याज की कौन सी प्रजाति खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है N53। कौन सी है, N53। चलो, फसल एवं तना बेधक हानिकारक कीट है। फ्रूट एंड शूट बोरर इज सीरीज इंसेक्ट ऑफ। फल एवं तना बेधक हानिकारक कीट हैं, किसके हैं, तो बोडलगार्ड के यानी कि लौकी के हैं, क्यूलीफ्लावर यानी कि फूलगोभी के हैं, ब्रिंजल यानी कि बैगन के हैं। तो आपको पता ही है यार, ये तो ब्रिंजल भट्टा है। अब हम देखते हैं, इनको हम भट्टा बोलते हैं देसी भाषा में, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े लगे हुए निकलते हैं, तो वो ये उसी का है, बोरर है ना, फूड बोरर। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि पंत सम्राट का प्रमुख प्रजाति है। पंत सम्राट एक प्रमुख प्रजाति है किसकी, पंत सम्राट इज अ इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ। तो किसकी है, चिली की है, ब्रिंजल की है, ब्रिंजल की है। ठीक है, आलू की है, नहीं है ना, ब्रिंजल की होती है। पंत सम्राट फेमस वेराइटी ऑफ जो है वो की है, ब्रिंजल की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है भाई साहब, ये बताना जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि गुटी तैयार करने का उपयुक्त समय है ना, सुटेबल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ गुटी। आप लोग अच्छे तरीके से गुटी को जानते होंगे। गुटी, इसके अलावा ग्राफ्टिंग, है ना, लेयरिंग, ये चीजें अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी हैं। सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां पढ़ रखा होगा। क्रॉपिंग का 11th-12th में भी पढ़ रखा होगा। तो इसका सबसे बढ़िया टाइम होता है गुटी बांधने का, वो होता है जुलाई का, है ना, जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है ये सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है गुटी बांधने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है भाई साहब
ये ग्राफ्टिंग में पौधे के नीचे वाला भाग कहलाता है। इन ग्राफ्टिंग लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। देखो सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लग रही है इस पेपर की, कि इसमें जो क्वेश्चन आए ना बेटा वो सीक्वेंस में आए हुए हैं। कैसे आए क्रॉप के? सीक्वेंस में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। अगर आप देखोगे ध्यान से तो कैसे हैं, सीक्वेंस में क्वेश्चन है। तो पहला है आप लोगों के लिए रूट स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। दूसरा होता है आप लोगों का जो है शिकॉन, जैसे संकुल, संकुर बोलते हैं, संकुर। इसके अलावा अंतःमूल व्रत, इंटरनल स्टॉक जो होता है, तो इसका रूट स्टॉक जो है करेक्ट आंसर है। ग्राफ्टिंग में पौधे के नीचे वाला भाग कहलाता है रूट स्टॉक और ऊपर वाला शूट स्टॉक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, पेपेन तैयार किया जाता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है कि पेपिन इज प्रिपेयर्ड बाय, पेपिन तैयार किया जाता है बनाना से, पपाया से, ग्रेप से, तो आंसर आएगा पपाया से। पेपिन जो है पपाना से तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना। देखो बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, और वो भी इतना आसान बॉटनिकल नेम आया है, तो मूसा जो है पैराडिशिका जो है आप लोगों का क्वेश्चन मिल गया। अब मुझे बताइए मैग्नीफेरा इंडिका किसका बॉटनिकल नेम है? ये भी बहुत बेसिक है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका बॉटनिकल नेम है, जल्दी बताइए जरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, गुआवा बिलोंग टू विच फैमिली। गुआवा किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका आंसर भी सब लोग दे देंगे, और इसका आंसर है मिटेंसी, मिटेसी करके जो होती है ना, मिटेंसी करके जो फैमिली होती है उससे बिलोंग होता है। अच्छा ये बताइए मुझे जरा, इसमें एनाकार्डेसी फैमिली का कोई एग्जांपल दीजिए, है ना, एनाकार्डेसी किसकी फैमिली होती है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, नींबू में कैंकर रोग। भाई साहब आप झूठी नहीं मानोगे मेरी बात, कि ये पीएटी के जो एग्जाम हुए हैं ना, पीएटी के एग्जाम, इसमें बहुत, मैंने जितना सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट देखे हैं ना, उनमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट देखा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने हद से ज्यादा बार रिपीट देखा है। क्वेश्चन क्या है कि नींबू में किंकर रोग का कारक क्या है ना, क्यूज ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंग सिट्रस किंकर इज। तो सिट्रस किंकर जो होता है ना वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है भाई साहब, क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन है आप लोगों के पास, खालिस्तान दिया है, फिर रोकने के लिए लसोटा का टीका दिया जाता है। किस चीज को रोकने के लिए लसोटा का टीका दिया जाता है? तो लसोटा वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट, किसको रोकने के लिए लसोटा दी जाती, लसोटा की वैक्सीन लगाई जाती है? तो अब सबको पता है ये रानी खेत बीमारी के लिए, रानी खेत के लिए दी जाती है। अब दिक्कत ये है, अब बच्चे जहां से हैं कंफ्यूज कि सर अभी तो चल रहा था क्रॉप, ये रानी खेत डिजीज कहां से आ गया? तो याद रखना कि आपको ऐसा बोला जाता है कि पीएटी के अंदर 100 क्वेश्चन जो हैं वो क्रॉप के और एनिमल के मिलके आते हैं, एनिमल के मिलके आते हैं। अब पहला बोला जाता है कि 50 इसके और 50 इसके लगातार आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक साथ ना आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि 100 क्वेश्चन ही आए। तो 100 से एक दो क्वेश्चन ज्यादा भी आ सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप के बीच में एनिमल आ सकता है और एनिमल के बीच में क्रॉप भी आ सकता है। तो टेंशन मत लेना, वहां पे घबराना मत पेपर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कोई मोटिव नहीं है। तो रानीखेत डिजीज को रोकने के लिए जो है हम लसोटा वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि चूहे निम्नलिखित में से किस ग्रुप का कारक है ना? तो बताइएगा, रोडसेंट इज द क्यूज, चूहे जो होते हैं ना वो रोडेंट जिसको बोलते हैं, रोडेंट इज ड्यू द क्यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, रोग में से किस रोग का कारक कारण है? तो एस जो होता है उस एस्केरियोसिस जो करके बीमारी है, ये बीमारी जो दिख रही है ना आपको, बी इसको बोलते हैं कोसिडियोसिस। चूहे जो है कोसिडियोसिस के ही जो है कारक है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि सिट्रिनियल सिटिनिन, सिटिनिन एक प्रकार का है, सिटिनिन जो एक प्रकार का क्या होता है? सिट्रिन, सिट्रिनिन इसकी स्पेलिंग याद रखना, CITNIN। सिट्रिनिन जो होता है वो क्या है? इज अ टाइप ऑफ, किस चीज का टाइप है? तो क्या ये वैक्सीन है या मेडिसिन है, या फिर जो भैया जो है जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, टॉक्सिन यानी कि जिसको विष बोलते हैं, टॉक्सिन या विष जो होता है उसी का कारक है ये ना, वो ही है ये विषा। सिट्रिनिन क्या है? एक तरीके का जहर है, जहर किसी चीज को मारने के लिए दिया जाता है वो होता है। बताइए, वीक ऑफ एज चिकन्स आर जो होता है सब्सकेप्टेबल
टू मेकर्स डिजीज, है ना। सप्ताह की उम्र में मुर्गे, मैरिक्स जो होता है, मैरिक्स करके बीमारी है, ये क्या है, मैरिक्स बीमारी ना, मैरिक्स रोग इस के लिए अति संवेदनशील होते हैं। देखो क्या है, बहुत छोटा दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, आप लोगों को काफी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये मुझे बहुत छोटा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसलिए थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो रहा है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो अति संवेदनशील होते हैं, तो किस उम्र में जो है मैरिक्स रोग के लिए जो है मुर्गियां क्या हो जाती हैं, अति संवेदन हो जाती हैं, तो ये 12 से 24 सप्ताह की उम्र जो होती है ना, बीक की जो एज होती है, उस एज में ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं इस चीज से। अब देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु संबंधी कुक्कुट रोग है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल पोल्ट्री डिजीज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल पोल्ट्री डिजीज, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु संबंधी कुक्कुट रोग है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। तो इसका आंसर तो कोरिजा जो डिजीज है वो आराम से दिख रहा है। रानीखेत क्या बैक्टीरिया से दिखता है, कौन सा एक बैक्टीरिया संबंधी जीवाणु संबंधी कोई बीमारी है, तो बैक्टीरिया से होता है, क्या बताइए जरा। वर्शल नहीं है, मैरिक्स नहीं है, रानीखेत नहीं है, रानीखेत वायरस वगैरह से होने वाली बीमारी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉयलर के लिए निर्धारित पहला टीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वैक्सीन, है ना, सुटेबल फॉर बॉयलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुर्गियों में हम दो कैटेगरी बनाते हैं, मुर्गियों को हम जो है ना दो कैटेगरी बनाते हैं, एक होता है बॉयलर और एक होता है लेयर। एक क्या होता है, लेयर। तो बॉयलर्स वो होते हैं जो मांस के पर्पज से, यानी मांस का प्रोडक्शन करने के लिए पाले जाते हैं, और लेयर्स वो होते हैं जो अंडे प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। तो इनके लिए जो मैरिक्स रोग का टीका है, ये पहला वैक्सीन है, इनके लिए बनाया गया पहला वैक्सीन कौन सा है, मैरिक्स रोग का टीका, यानी कि मैरिक्स जो होता है ना, मैरिक्स डिजीज वैक्सीन जो है वो पहली टीका होता है इसका। अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है, एस्केरेडिया गैली मुर्गियों की में पाई जाने वाली प्रजाति है। एस्केरेडिया गैली जो है मुर्गियों की में पाई जाने वाली प्रजाति है। तो एस्केरेडिया गैली इज द स्पेशल फाउंड इन द ऑफ चिकन। तो चिकन के कहाँ पाई जाती है, तो चिकन के आंत इंटेस्टाइन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एस्केरेडिया एक संरचना होती है जो मुर्गियों के जो है इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि रानीखेत रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। Which of the following sentence about रानीखेत डिजीज इनकरेक्ट, रानीखेत के बारे में इनकरेक्ट है, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पहला ऑप्शन हमारे पास है कि है एक तीव्र वायरल रोग है, इट इज इन द एक्चुअल वायरल डिजीज, एक्यूट वायरल डिजीज, तो एक्यूट मतलब बहुत तेज। तो ये बात तो मुझे गलत कहीं से कहीं तक नहीं लग रही, क्योंकि ये वायरल डिजीज ही है। इसके अलावा संक्रमित मुर्गियां वायरस का प्राथमिक स्रोत होती हैं, ठीक है भैया। इन्फेक्टेड चिकन्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वायरस, तो ये वायरस से होती है, और जो बीमारी है पहले से बीमारियां मुर्गियां हैं वो उसका प्राइमरी सोर्स है। थर्ड दिया है कि इसका जूनेटिक प्रभाव नहीं होता है, जेनेटिक प्रभाव नहीं होता है, ये करेक्ट दिख रहा है। जूनेटिक जो होता है ना, जूनेटिक प्रभाव नहीं होता है, ये इसका आंसर सही है। जरा हाँ सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि पहला तो दो सही दिख रहा है, वायरस से होता है और बहुत तेज फैलने वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जांघ की मांसपेशियों में रक्तस्राव निदानिक लक्षण है। अगर जांघ की मांसपेशियों से रक्त निकल रहा है ना, तो होमोफेरिक्सिस इन द थिंग मसल्स, थाई मसल्स इज द क्लिनिकल सिस्टम्स ऑफ, किसका सिस्टम है ये, तो ये बर्ड फ्लू का है। किसका है, बर्ड फ्लू। आप लोगों ने ये सुना ही होगा, मुर्गियों में ये बीमारी, तो बर्ड फ्लू कितनी भयंकर फैलती है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण ये है 8वें सप्ताह में परतों के लिए निर्धारित है। परतों के लिए मतलब क्या है, अब देखो क्या होता है, आप लोग मजाक समझोगे, ये परतें दी है ना परतों के लिए निर्धारित, क्या बेवकूफी हरकत है व्यापम की, मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आप लोगों को हल्का सा इंग्लिश का अंडरस्टैंड होना चाहिए, और अगर आप जो है ऐसे स्टूडेंट हैं, आप किसके स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो आपको हिंदी का जो है थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या था, ध्यान समझना, ये विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन
अब मैं यहाँ पे पहले इसको हटा देता हूँ, आपको सारी चीज अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये आप लोगों को व्यापम के पीएटी का ओरिजिनल पेपर है, जो मैं आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इस ओरिजिनल पेपर में आपको दिखाई देता हूँ कितनी खतरनाक मिस्टेक है, जो हिंदी वाला बच्चा कितने तरीके से फंस सकता है यहाँ पे, उसका क्वेश्चन गलत जा सकता है। उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, है ना, वैक्सीन इज शेड्यूल्ड फॉर द लेयर्स इन दी, जो कहते हैं 8 वीक्स है ना। अब देखो यहाँ पे जो लेयर्स है ना, इस लेयर का मतलब होता है ऐसी मुर्गियां जो अंडों के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। अब यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण 8वें सप्ताह में परतों के लिए निर्धारित है। अब यहाँ पे लेयर का मतलब परत नहीं है भाई साहब, इन्होंने क्या किया, इस चीज को ट्रांसलेट कर दिया गूगल ट्रांसलेट से डायरेक्ट। पेपर बनाने वाली जो एजेंसी हैं उनका ये हाल है बेटा, इसलिए आप लोग इनके चक्कर में मत पड़ना। ध्यान रखना है, लेयर्स को लेयर से ही पढ़ा जाता है। हिंदी में इसको लेयर्स के नाम से भी याद रखना है और इंग्लिश में भी लेयर्स के नाम से याद रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए तो एक बार क्या करें, इंग्लिश में जरूर देख लिया करें। तो इसका सही आंसर होता है आरडी वैक्सीन बूस्टर। क्या होता है, आरडी वैक्सीन बूस्टर इसका आंसर करेक्ट है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि वसा का सांद्रण जो क्रीम को मथ कर वसा को एक सघन द्रव्यमान में एकत्रित करके कार्य चलन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो फैट कॉन्सेंट्रल विच इज द ऑब्टेनेड बाय द चर्निंग क्रीम, है ना, चर्निंग मत कर, चर्निंग करके क्रीम, है ना, ग्रेडिंग द फैट इनटू a compact mass and then working it is called as, तो उसको बोला जाता है बटर। मतलब दही जो होता है ना, आप समझिए बात को, बसा जो है, बसा को क्रीम में मत का जो चीज निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये था, लैंग्वेज बहुत घुमा के पूछिए, एक बार क्वेश्चन को शांति से रुक के पढ़ो। इसका आंसर आएगा बटर, इसका आंसर क्या आएगा, बटर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि संघनित दूध पूरे दूध के पानी का एक हिस्सा द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखो पूरे दूध का मतलब भैया यार देखो क्या है, कंडेंस्ड मिल्क इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अ पार्ट ऑफ द बटर ऑफ द होल मिल्क। अब होल मिल्क का मतलब यहाँ पे पूरा मिल्क नहीं होता है, ठीक है ना। होल मिल्क आप कैसे बताएं यार आप लोगों को, ठीक है। होल मिल्क का मतलब होता है जो कंप्लीट मिल्क है, उसके अंदर मतलब कोई भी चीज एडिड नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं होल मिल्क। इससे फैट अलग नहीं किया गया, वो होता है होल मिल्क, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये होता है बाष्पीकरण के द्वारा, है ना, वेप्रोटिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वेप्रोटिंग के द्वारा इसको हम कह सकते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि सूखा दूध या पाउडर दूध को हटाने से प्राप्त किया जाता है। किस चीज को हटाने से प्राप्त किया जाता है बताइए जरा, तो सबको पता है ना। एंड जो पाउडर वगैरह निकाला जाता है वो किस चीज को हटा के निकाला जाता है, पानी को हटा के। मिल्क से हमको वाटर हटाना होता है, वाटर रिड्यूस करना होता है, उसके बाद जो हमको चीज मिलती है वही होता है प्योरेस्ट वाटर, जो है कंडेंस्ड मिल्क जिसको हम बोलते हैं, और उसमें मिल्क पाउडर ज्यादा अच्छे तरीके से माना जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन आपको पास पूछेगा, गाय के दूध के घी में कैरोटिन जिसको हम मिलीग्राम या ग्राम की रासायनिक संरचना होती है। तो कैरोटिन की संरचना कितनी होती है, मिलीग्राम या ग्राम में पूछा है ना। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैरोटिन, तो आप लोगों को पता है गाय का जो पीला दूध होता है वो कैरोटिन की वजह से होता है, सबको पता है ना। इन काउ मिल्क, काउ घी तो कितनी होती है, ये पूछा हमसे, पूछा है तो 3.2 से लेके 7.4 तक होती है। कितनी होती है, 3.2 से लेके 7.4 तक ये होता है। अगला क्वेश्चन हमको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बॉयलर खेती का प्रारंभिक निवेश परत खेती की तुलना में अधिक होता है। भगवान, परत खेती नहीं है यार वो, ये लोग बॉयलर, और यहाँ पे लेयर क्यों नहीं लिखा जाए, यहाँ पे बॉयलर लिखा है, बॉयलर का मतलब होता है मांस उत्पादन के लिए, और यहाँ पे लेयर दिया है, इसका मतलब क्या बताएं आप, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में पढ़ना है इसको, है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉयलर फार्मिंग इज हायर देन ऑफ लेयर फार्मिंग, मतलब कि जो बॉयलर की खेती का प्रारंभिक निवेश होता है वो परत मतलब कि लेयर की तुलना में अधिक होता है। मतलब मांस के लिए अगर आप मुर्गी पालोगे तो उसका इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा
लेयर की तुलना में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यही बात क्या है, गलत है, मतलब हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, मुर्गी अंडा अंडा दे या फैट, मतलब उसको अपन पाल रहे हैं तो उसको खर्चा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मुर्गियों के अंडों का शारीरिक शून्य लगभग डिग्री सेल्सियस होता है। शारीरिक शून्य लगभग कितना होता है, तो द फिजियोलॉजिकल जीरो इज चिकन एग्स इज अबाउट, डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 24 कितना होता है, 24 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉयलर मीट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत विश्व में बॉयलर मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, नहीं फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ है, क्या है, फिफ्थ है, फिफ्थ करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मुर्गी पालन के मूल सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। Which of the following statements is incorrect about the basic tenets of poultry farming? तो मुर्गी पालन के मूल सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए जरा। तो इसका आंसर है सी, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, सी है, फार्म किसी अन्य मुर्गी पालन फार्म से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल रहा है, नहीं होना चाहिए, हालांकि होना चाहिए था कि होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो सब लोग सही है, वो सारे स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। अब मैं आपको एक बेसिक बताऊं, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे क्रॉप प्रोडक्शन ना बहुत आसान सा आता है, जबकि आप यहाँ पे एनिमल को देखोगे तो एनिमल थोड़ा अच्छे लेवल का देखने को मिलता है ना। अभी और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनिमल की, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अगला दिया है केंद्रीय मुर्गी पालन ब्रीडिंग फार्म कहाँ स्थित है, तो वेयर इज सेंट्रल पोल्ट्री ब्रीडिंग जो है फार्म लोकेटेड, तो कहां पर है, तो ये चंडीगढ़ में, कहां है, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSI। अभी आपको मैं फसाई के बारे में बताता हूँ। फसाई जो है ना, इतने जोर से विवादित में है कि इंडिया का हर एक क्रिएटर फसाई को लेके बहुत जोर से इसको ट्रोल कर रहा है। कारण क्या है कि इंडिया में वो सारी चीजें चलती हैं जो वर्ल्ड में बैन हो जाती हैं, जैसे MDH मसाले वर्ल्ड में बैन है, फसाई ने यहाँ पे प्रूव कर रखा है। मैगी मसाला जो है उसमें जो केमिकल है उसकी बाहर अगर आप देखोगे तो 0.5% की मान्यता दे रखी है, उसको इंडिया में 10% तक बढ़ाया जा रहा है कि 10% तक डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोग मरते नहीं है ना, यहाँ के लोग तो बहुत बढ़िया है। तो ये इसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो होता है अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, क्या है इसका फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इंग्लिश में देखोगे वो सब कुछ दिखा दिखागा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फसाई। इसका बेसिक काम क्या है, इसका काम है इंडिया में जो भी खाद्य पदार्थ चल रहे हैं मार्केट में उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग करना और उनको मान्यता तभी देना जब वो क्या हो, सेफ्टी रेटिंग पर इंसानों की जान ना ले रहे हो, तभी उनको देना। लेकिन भाई साहब बहुत जोर से करप्शन है इंडिया के अंदर इन चीजों में, खास करके फसाई का तो बहुत बेकार हाल है, मैंने देखा है एक भी ऐसा कोई चीज काम इसका हमने आज तक करते हुए देखा नहीं है इसको, है ना। सारी चीजें ऐसी ही मान्यता प्राप्त हो जाती है, नाली का पानी मिला के जो है स्ट्रीट फूड बेचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक करने नहीं आता, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई नहीं है, जिसका मन हुआ उसने उठा के अपना दुकान चालू कर लिया। आगे देखते हैं, भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होना चाहिए, मतलब होता है, सीधी बात यह है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट इन बफेलो। अब यहाँ पे किसी बफेलो का नाम तो दिया नहीं है भाई साहब, तो बेशक अगर आप देखोगे तो एवरेज बफेलो फैट होता है 7 से 8%। और आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज्यादा फैट वाली बफेलो का नाम क्या है, क्योंकि अगर ये पूछा तो वो भी पूछ सकता है अगली बार, है ना। कौन सा विकल्प मिल्क मिल्क सॉलिड नहीं माना जाता, कौन सा विकल्प जो है इनमें से मिल्क सॉलिड नहीं माना जाता, कि विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट कंसीडर एज अ मिल्क सॉलिड, तो मिल्क सॉलिड के अंदर नहीं है, तो मिल्क फैट भाई साहब सॉलिड ही है ना, मिल्क प्रोटीन सॉलिड है, वाटर कहाँ से है, तो ये तो बच्चा बच्चा लगा देगा कि वाटर मिल्क सॉलिड में कैसे आ सकता है, वाटर तो पहली बात तो किसी भी सॉलिड में नहीं आ सकता, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है भाई साहब, लगा देना आप लोग, है ना, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस बार बेटा तुक्का नहीं लगेंगे, ध्यान रखना, इस बार क्या नहीं होंगे, तुक्का नहीं लगेंगे। मैंने 50+ क्वेश्चन हमने लगा दिए, 52 क्वेश्चन लगा दिए, मजाक नहीं कर रहा। 52 क्वेश्चन में से मुश्किल है कि 4 क्वेश्चन आप लोगों को टफ मिले हो, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग खुद कमेंट में बताओ कि बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है।
ठीक है, अगर है तो एस कमेंट करो, और बेसिक क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे बताओ कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को टफ लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ केसिन प्रोटीन प्रेजेंट ऑफ इन काउ मिल्क, गाय के दूध में केसिन प्रोटीन का कितने परसेंट मात्रा होता है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता है कैरोटीन और केसिन, दो चीजें याद रखना। कैरोटीन जो होता है वो गाय के दूध में उपस्थित पिगमेंट है, जिसकी वजह से गाय के दूध का पीला रंग होता है, और केसिन जो है वो गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो इसका मात्रा होता है 29.5। और आप लोगों से पूछेगा कि बफेलो का जो मिल्क है वो सफेद कलर का क्यों है, तो केसिन प्रोटीन की वजह से, क्योंकि उसमें केसिन प्रोटीन अकेला है, कैरोटीन पिगमेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। सीधी सी बात है, भैंस के में होती है। अब देखो इन्होंने ऑप्शन दिया है, खरगोश, रैबिट के दूध में फैट की मात्रा कितनी होती है, भाई साहब गजब ऑप्शन देते हैं भाई। अरे हाँ भैया, कुछ ऐसे ऑप्शन दे देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोज किसका संयुक्त रूप है। लैक्टोज जो है वो किसका संयुक्त रूप है। अब यहाँ से शुगर से क्वेश्चन पूछा है ना, तो लैक्टोज इज अ कंबाइन फॉर्म ऑफ किसका है, तो ग्लूकोज का और लैक्टोज जो होता है उसका कंबाइंड रूप होता है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है, लैक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज क्या है, शुगर है मिल्क की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन कौन से हैं। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल्क क्वांटिटी। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले याद रखना, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मतलब बॉडी के, तो बॉडी के भैया आपको क्या क्या है, देखो देखो स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है, जाति कौन सी है, नस्ल कौन सी है, उसकी ब्रीड कौन सी है। इसके अलावा ड्राई पीरियड से बोलते हैं, यानी कि ड्राई पीरियड जो होता है, ड्राई पीरियड का मतलब क्या होता है, कितना टाइम आपने गाय को छोड़ा है। जैसे अभी आपकी काऊ लग रही है, अब हो गई प्रेग्नेंट, तो अब उसका दूध निकालना बंद कर देंगे, इसको बोला जाता है ड्राई पीरियड। जब वो दोबारा दूध देगी तो उसका ड्राई पीरियड बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले पर्यायवाची कारक कौन से हैं। दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले पर्यायवाची कारक कौन से हैं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल। अब देखो पर्यावरणीय है ये, पर्यायवाची नहीं है, मुझे दिखता नहीं है क्योंकि हिंदी का सही तरीके से वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि जो मेरे सामने स्क्रीन है बहुत पतली है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो हमने टाइप नहीं किया, तो हम टाइप करते हैं तो अपने हिसाब से जो है पॉइंट से पे कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा भी दिखने में क्या हो रही है, समस्या हो रही है। इसलिए आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल्क क्वांटिटी। तो मिल्क की क्वांटिटी को जो है एनवायरमेंटल कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो देखो अभी कौन सा पूछा था, फिजियोलॉजिकल, अब पूछा है एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल में आता है चारा और पानी की आपूर्ति, दूध देने वाला अंतराल, तनाव, ये सब आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है वो वाला ये है कि हिरण के दूध। अब ये क्वेश्चन था ना, ये इस तरह के जो क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे आपको, तीन चार क्वेश्चन, इन क्वेश्चन ने जो है बच्चों को घबरा दिया था कि भाई सब मर गए, ये क्या। अरे चार से क्वेश्चन आ भी गए तो मानिए था ना, भाड़ में जान दो। अभी हिरण वरण थोड़ी पढ़ोगे यार तुम लोग, कि हिरण के दूध में वसा का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है, बताओ जरा लो। 24% होता है, याद कर लेना इसको। ठीक है, अब ये एनिमल में हिरण कौन पाल रहा है भाई साहब, दूध और निकाल रहा है उसका, लो, है ना। And the disease in which animals give the birth of a dead of or weak calf is now as, यानी कि भय रोग जिसमें पशु मृत या कमजोर बछड़े को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है ब्रुसेलोसिस। ये क्वेश्चन अच्छा था, ब्रुसेलोसिस है ना, ये तो बन जाएगा, हम लोग को पढ़े हैं ये चीजें। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, देखो अब वापस से क्रॉप आ गई यहाँ से कि जौ, मक्का, जई, राई और ज्वार की श्रेणी में आने वाले जनवरी में से किससे जानवरों जानवरों से में से किससे से संबंधित है। तो बार्ले, कॉर्न, ओट्स, रे एंड सोरगम आर एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द एनिमल फीडिंग फूड कैटेगरी। तो इनमें से कौन एनिमल फूड कैटेगरी में आता है, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो है आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन वाले हैं, कौन से हैं ये पूछे हैं। तो ये सब लोग हैं आपके, वो है उच्च प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाले फूड है, और ये एनिमल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में संवर्धित किया जाता है जहां घोड़े और मवेशी जैसे जानवर चर सकते हैं या भोजन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर्ड
to as the field with the animals such as the horse and cattle can graze of the field। खाना खा सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हे सूखा चारा बोलते हैं। इसके अलावा इसको पेस्चर यानी कि चारागाह बोलते हैं, तो चारागाह ही बोलते हैं। यहाँ पे रेचिंग भी आ जाता तो भी आंसर सही जाता है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जानवरों के लिए उच्च प्रोटीन भोजन से संबंधित है? Which of the following products belong to high protein food for animals? तो वो है लिनसीड, जिसे अलसी बोलते हैं। लिनसीड जो अलसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि which of the following hay is responsible forage for mature horses? निम्नलिखित में से कौन सी घास परिपक्व घोड़े के लिए उपयुक्त है? देखो क्या है कि which of the following hay मतलब सूखी हुई, ए का मतलब होता है परिपक्व, हे इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉरेज फॉर द मैच्योर हॉर्स। निम्नलिखित में से कौन सी घास जो है परिपक्व घोड़े के लिए उपयुक्त है? तो वो आप लोगों की मानी जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लोवर ग्रासेस, जो होता है क्लोवर ग्रासेस, इसको हम बोलते हैं तिड़िया ग्रास घास। तिड़िया घास जो है वो है इसके अंदर आता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि ड्राई मील्स फॉर द लैक्टेटिंग cows are typical designed to increase metabolical output and meet renal undergradable जो होता है needs। इसको बताइए जरा। तो इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या बोलते हैं इसको? एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है। डेली मील्स में इसको शामिल करना पड़ता है क्योंकि एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का मुख्य एलिमेंट होता है, इसी से प्रोटीन उसको मिल रहा होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, क्वेश्चन है कि गायों में प्रारंभिक स्तनपान के दौरान आहार प्रोटीन सेवन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो है ना डाइट प्रोटीन इनटेक ड्यूरिंग द जो है क्या लिखा है अर्ली लैक्टेशन, है ना। अर्ली लैक्टेशन ब्रैकेट इज नीडेड टू काउ। तो कितना लैक्टेशन के हमें कितने परसेंट उसको जो दिया जाता है वो 17 से 19% है। किस चीज की बात हो रही है? प्रोटीन आहार की बात हो रही है। प्रोटीन आहार को दिया जाता है 17 से 19% उसको प्रोटीन दिया जाता है। लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या है? जब काऊ दूध दे रही है ना, उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है कि हल्के स्तनपान की अवधि के दौरान गायों को अपने शरीर के वजन का कम से कम खालिस्तान भोजन का ग्रहण करना चाहिए। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइट लैक्टेशन काउ शुड है ना कंज्यूम एट लीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ देयर बॉडी वेट इन फूड। खाने का कितना परसेंट? तो उनके बॉडी का 3% हिस्सा वो खाना में देना ही चाहिए। जैसे 100 केजी की है तो 100 केजी का 3% कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा 100 केजी का। अगर आप देखोगे तो 3 किलो के आसपास। तो उतना उसको क्या देना चाहिए? उतना देना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। स्तनपान की अवधि के दौरान गायों को अपने शरीर के वजन का कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए, इतना मिनिमम इतना है, बाकी आप जितना देना चाहें। अगला देखिए कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नई नस्ल पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यू ब्रीड ऑफ बफेलो फाउंड इन मध्य प्रदेश। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उसका नाम है बदाबरी। बदाबरी इसको बोलते हैं, न्यू वेराइटी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा फैट है इसमें, फैट भी सबसे ज्यादा इसी में है बदाबरी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निल्लौर बकरियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो निल्लौर बकरियां जो है ना, द निल्लौर गॉड्स आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था कि निल्लौर कहाँ के राज्य में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। अब पता है इसके पेपर के बाद बच्चों का क्या कमेंट आ रहे थे कि सर आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन आया। आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन नहीं आया भाई साहब, इसका आंसर नॉर्मल है, निल्लौर से क्वेश्चन आया है, आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन थोड़ी आया है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल आंध्र प्रदेश के अंगोल, अब ऐसा आया था अंगोल जिले में पाई जाती है? तो निल्लौर। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो निल्लौर से आया था। एक ही बकरी से 2 क्वेश्चन आ गए भाई साहब, हाल साल। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल्स इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश। अब दोबारा से आंध्र प्रदेश में से कौन सी मवेशी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है? तो अब देखो जरा, देखो क्या क्या है इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है भैया ये है पुंगनूर मवेशी। कौन सी है? पुंगनूर मवेशी, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आए थे आंध्र प्रदेश से, बाकी में आए थे।
तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आपसे नहीं भी बनेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले एक अवेयर बच्चा है, मैं अवेयर बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर प्लीज करंट अफेयर भी पढ़ाइए। अब समझो, आप में से बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि एग्रीकल्चर के पीएटी एग्जाम में करंट अफेयर भी आता है। तो कौन सा वाला करंट अफेयर आता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन करंट अफेयर पढ़ना है ये आप लोगों के मन में तो होना चाहिए, सिलेबस तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपने देखा 3-4 क्वेश्चन बने, तो आंध्र प्रदेश जो है एनिमल से रिलेटेड में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम देख ले लेंगे, कोई बात नहीं है। मवेशियों में अधिकतम उपज प्राप्त की जा सकती है ना। मैक्सिमम यील्ड इन कैटल कैन बी अचीव आफ्टर, कब की जा सकती है, तो 20 से 50 दिन ऑफ द क्लैबिंग, ब्याने के 20 से 50 दिन बाद। मतलब कोई दूध देने वाली काऊ है तो उसका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कौन से टाइम पे होता है, तो ब्याने के 20 से 50 दिनों के बाद ही आपको देखने को मिलता है, देखने को मिलता है हाईएस्ट, है ना। इसके अलावा दिया है पीएफए मानकों के अनुसार न्यूनतम 1.5% वसा और 9% एसएनएफ, एसएनएफ नॉट सॉलिड फैट जो होता है वाला दूध है। तो बताइए जरा, एज पर पीएफए स्टैंडर्ड मिल्क विच इज द मिनिमम कांस्टेंट ऑफ 1.5% फैट एंड 9% एसएनएफ है, तो इसको बोलते हैं डबल टोड मिल्क, यानी कि डबल टोनेड मिल्क, डबल टोनेड दूध के नाम से इसको जानते हैं। फैट की मात्रा बहुत है, एसएनएफ की मात्रा भी बहुत कम। अब देखो जरा क्या दिया है कि फूल गोभी में बोरॉन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसमें जो है भूर्णपान या भूरा सड़न होता है, भूरापन या भूरा सड़न जो उसको बोलते हैं, ब्राउनिंग या फिर ब्राउन रॉड नाम की बीमारी उसको हो जाती है। बोरोन की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सिंचाई कब की जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की कैसे सिंचाई की जाती है, जनवरी फरवरी महीने में। कब की जाती है, जनवरी फरवरी महीने में की जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इसको बोलते हैं असेंशियल रीजन, असेंशियल रीजन के नाम से इसको जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई वाले बच्चों ने तो पहले लगाए होंगे, अब नहीं लगाए उनको देख लेना, एमपी बोर्ड वालों ने लगाए होंगे तो उनको देख लो। क्या दिया है, कथन दिया है हमको कि सिंचित प्याज की फसल के लिए पौधे की नर्सरी तैयार करना और प्रत्यारोपण करना सबसे आम तरीका है, ठीक है। ये दिया है एसेंशियल। अब इसका रीजन भी दिया है कि है उच्च उपज, उच्च उपज और बड़े आकार के कंद उत्पन्न करता है। क्या कारण है इसका, कि इससे बड़े जो उच्च ज्यादा उपज होती है और बड़े आकार के कंद बनते हैं। तो राइजिंग सीडिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग is the most common method practiced for the irrigated onion crops। सही बात है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया, इसका मतलब ऑप्शन दिया है हमको कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ए भी सही है और आर भी सही है। तो बिल्कुल सही बात है कि संचित प्याज की फसल के लिए पौधे की नर्सरी तैयार करना और प्रत्यारोपण करना सबसे आम तरीका होता है, और अगर ऐसा करते हैं आप तो आपको बड़ी उपज मिलेगी, मतलब ज्यादा उपज मिलेगी और बड़े आकार के जो है कंद भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गाजर में सिंचाई कब की जाती है, व्हेन इज इरिगेशन परफॉर्म्ड इन कैरोट। तो कैरोट में खेती जो है प्याज कब लगाई जाती है, तो कैरोट में प्याज जो है वो लगाने का सही दिन होता है 5 दिन में एक बार। सिंचाई कब की जाती है, 5 दिन में एक बार। तो गाजर अगर आपने बोई है तो आपको हर 5वें दिन बाद उसके अंदर क्या करना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द प्लांट पेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। पादप कीट और उनके प्रबंधन का गलत जोड़ा ज्ञात करिए। तो पादप कीट और उनके प्रबंधन का गलत जोड़ा ज्ञात करिए। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द प्लांट पेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है भैया फ्लावर बेवर, है ना, फ्लावर बेवर और मिथाइल डिमेटोन जो होता है वो 25 EC करके है। तो फ्लावर बेवर मिथाइल डिमेटिन जो है वो 25 EC करके है। तो ये आंसर जो है गलत पेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पोषक तत्व कार्यक्रम केले की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये मुझे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट शेड्यूल
सुटेबल बनाना कल्टीवेशन। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक जो शेड्यूल कार्यक्रम बना रखा है वो बनाना फसल के लिए अच्छा है? तो पहला है रोपण के 3 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट देना, ये सही है। क्या है? आफ्टर 3 मंथ ऑफ द प्लांटिंग वर्मी कंपोस्ट देना, ये बात बिल्कुल सही है। और हमें दिया है रोपण के 1 महीने बाद लकड़ी के राख के द्वारा के रूप में पोटेशियम, ये सही नहीं है ना, ये दोनों हटा दो, ये पहला वाला सही था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मंदारिन, हाँ मंदारिन ऑरेंज जो है, मंदारिन का मतलब यहाँ पे जो है वो आप लोग दे सकते हैं एक तरीके से वेराइटी, या फिर जिसको हम मौसम भी बोलते हैं वो, है ना। तो मंदारिन ऑरेंज है ना, जिसको साइटस रेटिकुलेटा ब्लैंको कहते हैं, जिसको हम देसी भाषा में मौसम्बी भी कहते हैं, है ना, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आवश्यकता नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट फॉर मंडारिन ऑरेंज? सिट्रस रेटिकुलेटा, है ना, ब्लैंको जो इसको हम बोलते हैं, तो इसका आंसर है वो है सी। इसका आंसर क्या है? सी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिंग 16x4 मीटर, और इसकी पिट साइज होती है 75 सेंटीमीटर, यानी कि जिसमें से इसकी जरूरत नहीं होती है इसको, है ना। बाकी आपको आंसर यही पे ये टिक लगाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी आम की एक्सपर्ट जो है किस्म नहीं है? तो एक्सपोर्ट जो वाली नहीं है, एक्सपोर्ट करने वाली वैरायटी नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब आप लोग जानते ही है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर भेजने वाली। तो अल्फांजो भाई साहब बाहर भेजी जाती है ना। बंगनपल्ली जो है ना, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है, उसको भी बाहर भेजा जाता है। इसके अलावा ये वाली जो है ना, इसको सेंडूरा कहते हैं। ये तोतापुरी जो है ना, ये नहीं है। तोतापुरी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, तोतापुरी को हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च नमक सहनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द हाई सेल्ट टॉलरेंट? तो ये आंसर है आप लोगों का भारतीय तिब्बतिया घास करके इसको ना बोलते हैं, भारतीय तिब्बतिया घास, जिसको हम बोलते हैं इंडियन क्लॉवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुताई का उद्देश्य नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। सिंचाई का मतलब जो है जुताई का उद्देश्य नहीं है। तो देखो, टू स्टॉप वाटर इनफिल्ट्रेशन, यानी कि जल घुसपैठ को रोकने, ये नहीं है। ये आंसर सही है भाई, ये नहीं है। दूसरा देखोगे ना, आसान जल प्रवेश और प्रसारण के लिए मिट्टी को ढीला करना, ये बात बिल्कुल सही है, इसका काम है करना। मिट्टी में पनपने वाले कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही बात करा जाता है। कीड़ों को स्पेशली जो हम बोलते हैं ना, थिवाई करना, थिवाई का मुख्य उद्देश्य जो है फसल के लिए मॉइस्चर प्राप्त करना है। इसके अलावा मिट्टी में कीड़े मकोड़े जो मौजूद होते हैं उनको हटाना होता है, इनको प्रिपेयर करना होता है। नहीं तो आप देखोगे सूखी फसल लगाने से दीमक बहुत जल्दी लगते हैं। टू प्रिपेयर आइडियल सीड्स हेड द फॉर द सीड जर्मिनेशन, ये भी सही बात है, जर्मिनेशन के लिए भी सही है, लेकिन उद्देश्य इसका वो वाला नहीं है, ठीक है। ये सब उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर मौसमी जुताई नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ सीजन टिलेज? इनमें से कौन ऑफ सीजन टिलेज नहीं है? ऑफ सीजन टिलेज नहीं है, तो ऑफ सीजन टिलेज नहीं है, तो ऑफ सीजन समर टिलेज ऑफ सीजन है भैया, ऑफ सीजन नहीं करी जाती है। इसके पतरी जुताई जिसे हम बोलते हैं फैरो टिलेज, ये भी ऑफ सीजन है। इसके अलावा आप देखोगे तो पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज ऑफ सीजन है, काटने की बात कर रहे हैं। प्राइमरी टिलेज, भाई साहब प्राइमरी टिलेज ऑफ सीजन कैसे हो सकती है? तो ये सब जो है गलत है, ये सब क्या है? गलत है। ये सही बात है अकॉर्डिंग टू, ये ऑफ सीजन नहीं है, ये ऑन सीजन है। पहले प्राइमरी टिलेज करेंगे जब तो फसलों को लगा पाएंगे ना, तो ये प्राइमरी टिलेज के अंदर आता था। दूसरा देखिए आप, चावल की खेती के लिए पोखर बनाना किस प्रकार की जुताई का उदाहरण है? तो पुडिंग फॉर राइस कल्टीवेशन इन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिलेज? तो चावल की खेती के लिए पोखर बनाना किस प्रकार की जुताई का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो आएगा डी, गीली जुताई, है ना, वेट टिलेज जिसे हम बोलते हैं, वो उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भैया कि कौन सी जुताई फसल बोने या बोने के बाद, है ना, जिसे बांझ मिट्टी में या तो फसल के पौधे के उभरने से पहले की अवस्था में या जब वे विकास के प्रारंभिक चरण में होती हैं की जाती है, ताकि फसल के पौधे को नुकसान न हो, लेकिन अतिरिक्त पौधे और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उखाड़ दिए जाते हैं।
तो इसको बोलते हैं अद्धी जोड़ाई। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड टिलेज जिसको हम बोलते हैं। विच टिलेज इज डन आफ्टर द सीडिंग ऑफ द प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स इन अ स्टेरलिंग सॉइल जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ब्लाइंड टिलेज जिसको बोलते हैं अंधी जुताई। इसका क्या मतलब होता है? देखो, कौन सी जुताई फसल के बोने के बाद, जिसको बांझ मिट्टी में बोलते हैं, या तो फसल के पौधे के उभरने के से पहले की अवस्था में या जब विकास के प्रारंभिक चरण में होती हैं, की जाती हैं, ताकि फसल के पौधों को नुकसान न हो, लेकिन अतिरिक्त पौधे और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उखाड़ दिए जाएं। तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज करना, जिससे जो खरपतवार है, स्पेशली फेरो लीफ जो बीड होते हैं, उनको उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको ब्लाइंड टिलेज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी जुताई है ना सेमी शीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है, जहां सर्दी सर्दी गंभीर होती है, जिससे खेत फसल उगने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। विच टिलेज इज जो है प्रैक्टिकेड इन द टेम्परेटेड रीजन वेयर द विंटर इज सेवर मेकिंग द फाइन अनफिट फॉर द रीजिंग क्रॉप्स। तो कौन सी जुताई समशीतोष्ण है ना जो क्षेत्र होते हैं उनमें की जाती है, जहां सर्दी गंभीर होती है, जिसमें खेत फसल उगने के लिए उपयुक्त ही हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं शीतकालीन जुताई। इसको क्या बोलते हैं? विंटर जो टिलेज है उसको बोला जाता है। मतलब टिलेज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि बुवाई या रोपण के बाद या फसल पौधे की कटाई से पहले खेत में की जाने वाली उथली जुताई प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना? व्हाट रेफर्स टू, है ना, सोलो टिलेज से बोलते हैं। ऑपरेशन डन इन द फील्ड आफ्टर सोइंग फॉर प्लांटिंग और बिफोर हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट। तो इसका आंसर है इंटर टिलेज, अंतर जुताई इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, जुताई में उत्पन्न मिट्टी की एक भौतिक स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका कारण होता है जुताई, इसको बोलते हैं टिल्थ। टिल्थ इसे बोलते हैं जुताई ना। जुताई की से उत्पन्न मिट्टी की एक भौतिक स्थिति क्या है? इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रेसोलेटिंग फ्रॉम द टिलेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम जुताई, जिसको हम टिल्थ बोलते हैं, ढीली मिट्टी को करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुर्गी हैजा निम्नलिखित में से किस जीन के कारण होता है? फेवल कॉलरेला इज accused by which of the following organisms? तो इसको बोला जाता है भैया पेस्टोला मल्टीसीडा। पेस्टोला मल्टीसीडा इसको बोला जाता है। मुर्गी हैजा निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होती है? तो पेस्टोला मल्टीसीडा जो है उसके कारण हैजा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, क्वेश्चन बहुत शानदार है कि एक गोलाकार मांसपेशी है जो लंबे समय तक मजबूती से और लगातार जैसे टॉनली सिकुड़ सकती है, जिससे आंत के एक खंड और दूसरे के बीच आदान प्रदान रोका जा सकता है। तो इसको हम देखो, सुन ध्यान से, क्या है? fill in the blanks is a circular muscular muscle that can corrected टिलेथी जो है ना एंड स्टिलिटी जो है ना जिसको टॉनिकली जो हो जाती है फॉर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, देयर वाय द प्रिंटिंग एक्सचेंज बिटवीन वन सेगमेंट ऑफ द गुट एंड अनदर जो है। तो इसका आंसर होगा दबाने वाला, जो इसको हम बोलते हैं ना बिंदु होता है, वो होता है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्फेनिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेनिकेटर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैलों के लिए सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर जो वुल्स हैं उनके लिए सही नहीं है, मतलब बैलों के लिए सही है, नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ना, बहुत सारे बच्चों के ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसमें नोट नहीं पढ़ते हैं, वो क्या नहीं पढ़ते हैं? नोट नहीं पढ़ते, सीधे पढ़ते हुए चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैलों के लिए सत्य नहीं है ऐसा बोला है? पहला यह गर्भ परिस्थितियों और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना अच्छा अभ्यास है।
तो भैया गर्भ परिस्थितियों से इनका क्या लेना देना। गर्भ परिस्थितियों से जो प्रेगनेंसी वाला सिस्टम है ना, देखो इसमें दिया है कि इज आ साउंड, गर्म है नहीं, गर्म परिस्थितियां और पर्याप्त पेयजल, सॉरी है ना, मैंने गलत पढ़ दिया। इसमें क्या है कि मेरे को आंखों में रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे स्क्रीन में ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। आप लोगों को अच्छा दिख रहा है लेकिन मेरे को बहुत छोटा दिख रहा है। कारण क्या है कि इनका जो टाइपिंग करते हैं ये व्यापम वाले, वो ऐसा ही करते हैं, ये ऐसे ही वाले ना, इसलिए। अब देखो क्या है, गर्म परिस्थितियां जिसको हम बोलते हैं, गर्म परिस्थितियां और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना अच्छा अभ्यास है। ठीक है भैया, इसको क्या बोले, इट इज द साउंड प्रैक्टिस टू प्रोवाइड वार्म कंडीशन एंड एक जो है ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करना एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। लेकिन आंसर इसका सही नहीं है, ये इसके बारे में सही नहीं है। बल्कि आप देखोगे पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन दोनों संतुलित राशन खिलाना सही है, बिल्कुल सही बात है ना। प्रजनन करने वाले सांडों को अलग से रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये पहला वाला ही क्या था हमारा करेक्ट आंसर है, ये सफिशिएंट यानी कि सही सेंटेंस नहीं है बुल के लिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जो है कैल्विंग पेन, है ना, कैल्विंग पेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैल्विंग पेन, कैल्विन पेन के लिए सही नहीं है। तो पहला दिया है कि यह गाय और बछड़े को बेहतर सुरक्षा प्रदान कराता है और अन्य गायों से होने वाली परेशानियों में बचाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। द प्रोवाइडिंग द बेटर, है ना, क्वेश्चन मतलब दूसरी गायों से सेफ्टी फील कराता है और दूसरी गायों की तुलना में देखोगे तो अच्छी चीज होती है। इसके अलावा द क्लैबिंग पेन, क्लैबिंग पेन आप समझते हो ना, क्लैबिंग पेन क्या होती है, जब वो हम बोलते हैं क्लैबिंग करती है, गाय क्लैब होती है, ब्याती है, उस समय की बात हो रही है। द क्लैबिंग पेन फॉलोइंग द आइटम्स शुड बी मेड अवेलेबल एट ऑल टाइम, यानी ब्याने की कलम जो की निम्नलिखित वस्तुएं हर समय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब क्लेविंग काऊ है तो उसके पास क्लेविंग पेन जो होते हैं उसकी जो दवाइयां हैं वो हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि रात के समय ब्याने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए ब्याने वाले बड़े बछड़े के बछड़े के पास असिस्टेंट कटर स्थापित किया जा सकता है। मतलब अगर आप रात में काऊ को जन्म दे दिया तो उसके पास हम कुछ ऐसी चीजें रख दें या कोई ऐसा इंसान बैठा दें अगर रात के समय में ब्याई है तो। तो ये क्लेविंग पेन जो होता है, क्लेविंग पीरियड का मतलब होता है काऊ ब्या रही उस समय की बात हो रही है ना। अब डी वाला क्या है वो पढ़ लेते हैं। यह इट इज a individual loser box for the still used for the clamping which should be 3 centimeter and 4 centimeter size and well ventilized जो होता है, यह ब्याने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक व्यक्तिगत ढीला बॉक्स स्टॉल है जिसका आकार 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। तो ये आंसर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लेविंग पेन जो है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी वाला सत्य नहीं है, ये बॉक्स वॉक्स ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब चीजें बताओ ये है। अब क्वेश्चन आप लोगों के पास है, गायों में पेशाब के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान का हिस्सा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर पर्ट्यूशन इन अ काउ। इसके अलावा यहाँ पे क्लैबिंग भी लिखा आ सकता है, गाय के ब्याने के तुरंत बाद। तो थन से दबाव कम करने के लिए गाय का दूध निकाला जा सकता है। मतलब जैसे काऊ ब्या गई तो उसमें से हमको जो है तो उसके दूध थन जो है उनमें दबाव ज्यादा हो जाता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि उस समय का जो दूध होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो उसको निकाला जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है कि आमतौर पर गाय प्रसाव के तुरंत बाद बछड़े को चाटती हैं और सुखाती हैं जिससे परिसंचरण और जो श्वसन उत्तेजन हो सकता है। लेकिन अगर गाय ऐसा करने में असफल हो जाए तो क्या करना चाहिए। आपने देखा है इन्होंने बोला नॉर्मली काउ वॉक ना लिक इन द ड्राई फॉर द काल्फ इमीडिएटली आफ्टर पस्चुरेशन यानी कि क्लैबिंग विच मेनी स्टिमुलेट है ना सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, तो उससे क्या हो जाता है सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन देना अच्छा होता है। बट व्हाट शुड बी डन इफ द काउ फेल्ड टू डू सो, अगर ऐसा करने में काउ असफल हो जाती है तो क्या करना चाहिए। तो बछड़े के शरीर पर जो है मिट्टी भर चीनी रगड़कर उससे
चाटने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, चीनी क्यों चाटेगी वो, है ना। अगला क्वेश्चन है, बछड़े के शरीर पर मुट्ठी भर चोकर या नमक छिड़क कर उसे चाटने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये सही बात है। या तो नमक डालना चाहिए या फिर चोकर डालना चाहिए, जिससे क्या हो, काऊ उसको चाटने लगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास के प्रति, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है 96वां। अब 96 क्वेश्चन पे आ गए, है ना, कितने क्वेश्चन पे आ गए, 96 क्वेश्चन पे आ गए। ध्यान से सुनना कि प्रति पशु या रिंग एयरलिंग या बकरी के बच्चे के लिए न्यूनतम फर्श स्थान की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एयरलिंग पर एनिमल। प्रति पशु एयरलिंग या बकरी के बच्चे के लिए न्यूनतम फर्श स्थान की आवश्यकता होती है, तो उसको हम बोलेंगे 0.9 मीटर स्क्वायर। तो एक बकरी के जो बच्चा है उसको मिनिमम जो है कितना, कम से कम कितना स्थान चाहिए, तो 0.9 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यानी कि 0.9 ऐसे में और 0.9 ऐसे में मीटर में, तो इतना मीटर इतने में इतना स्थान चाहिए एक बकरी के बच्चे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, वो है कि फिलिंदाब्लिंग्स का अर्थ है वे लक्षण और विशेषताएं जिनमें मनुष्य को अपने जानवरों के संबंध में रुचि है। फिलिंदाब्लिंग्स मीन्स द कैरेक्टर्स एंड फीचर्स इन विच मैन हैज एन इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ हिज एनिमल। तो किसके बारे में, वार्षिक लक्षण, रासायनिक गुण, मौलिक गुण या फिर आर्थिक लक्षण। तो सबको पता है इकोनॉमिकल ट्रेड्स की वजह से ऐसा होता है कि ह्यूमंस को उसमें इंटरेस्ट रहता है। आपने देखा है कभी भी ऐसे जानवर को नहीं पाला जाता जो इकोनॉमिकली सही ना हो, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल ना हो, है ना, उन्हीं जानवर को पाला जाता है हमेशा जो इकोनॉमिकली क्या होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द आइडियल ड्राई पीरियड इन अ क्रॉस ब्रीड डेयरी काउ। संकर डेयरी गाय में आदर्श शुष्क अवधि कितनी होती है, तो इसकी होती है 56 दिन। यहाँ दिख रहा है देखो नीचे, हाँ 56 दिन। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि को स्थल स्वस्थ दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, गाय, ऊंट, बकरी आदि में आने वाली दूध के रूप में परिभाषित किया जाता है। साफ दूध, क्लीन मिल्क को, है ना, इनके मिल्क को जो है क्लीन मिल्क के रूप में जो है कंसीडर करते हैं, है ना। आइडेंटिफाई एज अ मिल्क कमिंग फ्रॉम द हेल्दी मिल्क एनिमल सच एज द बफेलो, काउ, कैमल, गोट। इनके दूध को हम क्या करते हैं, दूध को है साफ यानी क्लीन मिल्क के रूप में हम कंसीडर करते हैं। अगला 100वां क्वेश्चन जो है हमारा पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध की संरचना को प्रभावित करने वाला कारक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ दिया ना कि है, अब यहाँ पे लिखना नहीं है ना। अ फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क कंपोजिशन, तो इसका आंसर है जानवरों का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल। इससे कोई लेना देना नहीं है, ब्रीड से बिल्कुल लेना देना है, एज से बिल्कुल लेना है, चेंजिंग द ऑक्योरिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल लैक्टेशन यानी कि समान स्तनपान के दौरान होने वाले परिवर्तन से बिल्कुल लेना देना है। लेकिन जानवर की जीवन काल से कुछ भी लेना नहीं, कितना जिएगा उससे क्या लेना देना है। अब हमारा यहाँ से 101वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, और 101वां क्वेश्चन आप देखोगे तो अभी तक आप लोगों को दिखाई दे रहा था एग्रीकल्चर 1 2 3, अब हम लोगों को दिखाई देगा एग्रीकल्चर 1 यानी कि यहाँ से हमारा पीसीएमबी स्टार्ट हो गया, है ना। कौन सा स्टार्ट हो गया, पीसीएमबी, और यहाँ पे मीटर नहीं होता तो इसमें हमें बायो आ गया, हमारा क्या आ गया, बायो। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आप लोगों का पीसीएमबी। और हम आपको एक बात बता दें कि ये हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। कहाँ करेंगे, पार्ट 2 के अंदर। समझो क्यों, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा आप लोग एक साथ नहीं कर पाएंगे। और अभी हमने जो करा ना वो था एग्रीकल्चर एजी 2 एंड 3, इसको बोलते हैं 2 एंड 3। इसमें आता है आपका क्रॉप, क्या आता है, क्रॉप एंड एनिमल आता है। अब हम पढ़ेंगे पीसीएमबी, वो है पार्ट 2, क्योंकि इसमें लगेगा बहुत सारा टाइम, तो लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो सकता है ना, और भी परेशानियां आ सकती हैं, तो इसको हम पार्ट 2 के अंदर कंसीडर करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1 को जितना प्यार देंगे उतनी जल्दी जो है पार्ट 2 में आप लोगों को लेके आऊंगा। लेकिन आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और समझें इन चीजों को कि क्या पेपर कैसा आता है। तो एनिमल और क्रॉप ही है जो आप लोगों का सिलेक्शन करवा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो एनिमल क्रॉप को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो अब देखें कितने क्वेश्चन को बने। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोर्शन टफ लगा, आसान लगा, क्या लगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेपर आया था 2024 वाला, ठीक है। तो मिलते हैं
5 सेकंड के अंदर। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।